हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए घटना चक्र जो रिवीजन सीरीज है उसको देख रहे हैं। तो आज ये तीसरा वीडियो है इस रिवीजन सीरीज का, जिसमें आज हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी है इसको देखेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है वो कम्प्लीटली रिवाइज करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने चैनल में उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। 2 वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री का जो मेन पॉइंट्स हैं जिससे हमेशा एग्ज़ाम बनते हैं वो सब रिवीजन करवा दिया गया है। और आज से हम लोग ज्योग्राफी जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, एक वीडियो में ये हो जाएगा और एक वीडियो में फिर हम लोग देख लेंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो। ठीक है, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट है कि भूगोल वाले सेगमेंट में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है वो है हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वो और उनसे हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि मोस्ट फेवरेट ये पॉइंट है। यूपीपीसीएस हमेशा ही किसी न किसी के बारे में पूछ लेता है। कितनी बार उसने पाकिस्तान का पूछा है, कई बार उसने कि नेपाल के साथ हमारे यूपी का पूछा हुआ है। हालांकि वो यूपी स्पेशल में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाता है हर साल एक ना एक, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक साइड आपको देश का नाम दिया है, दूसरी साइड कितनी बॉर्डर लगती है, और तीसरा है कौन कौन से राज्य या संघ शासित प्रदेश है जिसकी बॉर्डर इससे लगती है। मैंने ये वाला वीडियो कि एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाया हुआ है, मैप के साथ समझाया हुआ है। आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। मैं चैनल पे इसी जो है वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए और इसको याद करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, ठीक है, क्या बचपन में एमबीए किया, और इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको हम लोग क्रोनोलॉजी में याद कर सकते हैं। जैसे बी से क्या होता है, बांग्लादेश, और हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है ना वो बांग्लादेश के ही साथ लगती है। दूसरे पे आता है यानी कि चाइना, तीसरे पे आता है पाकिस्तान, चौथे पे आता है नेपाल। ये जो है वैसे ही फालतू का शब्द है। यम से देखिए क्या आता है, तो यम से म्यांमार आता है, बी से आता है भूटान, और ए से आता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब देखिए बचपन से में एमबीए किया, तो बचपन में एमबीए किया मैं। आप देखिए बी यानी कि बांग्लादेश, इसकी बॉर्डर सबसे ज़्यादा है, 4000 के ऊपर है। जबकि सबसे कम जो बाउंड्री हमारी लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और मात्र 106 किलोमीटर की जो सीमा है इसके साथ लगती है, जो हमारा नया नवेला बना हुआ एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बांग्लादेश, जिसकी सीमा कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर हम लोग इसके साथ शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारी कि हमारे देश के भीतर के वो स्टेट्स हैं जिसके द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा की जाती है। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, आगे देखिए चाइना की बात करेंगे, तो चाइना की जो बॉर्डर है वो 3488 यानी 3488 किलोमीटर की लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले एक यूटी है, कौन सा, लद्दाख अपना, आगे देखें हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पहले जो है ना चाइना की बॉर्डर जम्मू कश्मीर के साथ लगती थी, लेकिन 2019 में आप देखें कि चाइना नहीं, जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के साथ नहीं, बल्कि जो हमारा लद्दाख है उसके साथ चाइना की बॉर्डर लग जाती है। ठीक है, फिर तीसरे पे आता है अपना एकदम पड़ोसी और हरामखोर टाइप का पड़ोसी, 3323 किलोमीटर जो है इसके साथ सीमा लगती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ऑलरेडी यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए नेपाल आता है 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि नेपाल के वो कि नेपाल के साथ हमारी यूपी के कौन कौन से ज़िले जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको क्रोनोलॉजी में भी देख लीजिएगा, कि उनको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे।
आगे आता है अपना म्यांमार और 1643 किलोमीटर इसके साथ हमारी बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। और अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत स्लो चल रही है तो फिर आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.25 के कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा किसके साथ, लद्दाख के साथ। टोटल जो हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं वो 15,106 किलोमीटर शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो कुमायूं हिमालय के बारे में कई बार हमारी यूपीपीएससी ने पूछा है और आरओ ने भी पूछा हुआ है, जो 2023 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की यदि बात करें तो एक साइड विस्तार है, दूसरी साइड लंबाई दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो पंजाब हिमालय, और ये जो पंजाब हिमालय है ये आपको सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य देखने को मिल जाएगा। 560 किलोमीटर टोटल इसका विस्तार है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कुमायूं हिमालय जो है वो किन नदियों के मध्य है, तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलुज और काली नदी के मध्य है, 320 किलोमीटर का इसका विस्तार है। सबसे लंबा वाला आपको देखने को मिल रहा है नेपाल हिमालय, तो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है, 800 किलोमीटर इसकी टोटल आपको लंबाई मिलेगी। और लास्ट है असम हिमालय, तो तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है 720 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप मैप में देखेंगे तो बहुत ईजी वे में ये समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, तो इस बार जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर का ना, उसमें आप देखेंगे तो दर्रों की ऊंचाई पूछ लिए थे, मतलब कि वो कितने ऊंचाई पे है। तो ये थोड़ा बहुत बेकार टाइप का क्वेश्चन था लेकिन पूछा गया था। चलिए फिलहाल के लिए वो उस टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं है, बन गया था, अब आगे भी हालांकि बन ही सकता है। खैर हम लोग देखेंगे भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आप देखिए वो देखिए लद्दाख। तो लद्दाख हमारा जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो खारदुंगला, कराकोरम, जोजिला और चांगला, ठीक है। मैंने दर्रों पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है विथ मैप, मैंने उसमें चीज़ें समझाई हैं ट्रिक्स के माध्यम से, आप उसको भी जरूर चाहें तो देख सकते हैं। आगे देखिए जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, तो पीर पंजाल और बनिहाल है। हिमाचल प्रदेश में शिवकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी दीवान, भाबा, पारंगला और मणिरंग, ठीक है। उत्तराखंड में आपको मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुमगरी, भिंगरी, नामा, राम मतलब कि रालामधुरा और सिनला, ठीक है। तो आगे देखिए सिक्किम आता है। सिक्किम में आपको कौन कौन से मिलेंगे, तो सिक्किम में नाथुला है और जिलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में एक तो सेला है और दूसरा है बॉमडिला, तीसरा है यांगयाप और चौथा है दीफू, ठीक है। फिर आता है मणिपुर, यहाँ पे तुजू दर्रा है, एक ही दर्रा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए महाराष्ट्र में है थाल घाट, भोर घाट, और केरल में है पाल घाट। हमसे जो मतलब कि 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये जो पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट है, इन्हें आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, यानी कि सबसे उत्तर में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है। तो केरल वाला तो सबसे दक्षिण में ही हो जाएगा, ये तो समझ आ ही रहा है। और पाल घाट और भोर घाट में आप देखें कि कौन सबसे ऊपर है, तो पहले आता है पाल घाट, फिर सबसे पहले आता है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ठीक है। तो अगर आपसे उत्तर से दक्षिण लगाने को आए तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले थाल घाट आएगा, फिर उसके बाद भोर घाट आएगा और उसके बाद पाल घाट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमसे पूछ लिया गया था जो 11 फरवरी 2023 में एग्जाम हुआ था, जिसका री एग्जाम प्रस्तावित है 27 जुलाई को। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए दर्रे से होकर के गुजरने वाले जो प्रमुख रेल और सड़क मार्ग हैं उनको, तो सबसे पहले देखिए पालघाट दर्रे से कौन गुजर रहा है, तो कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड मतलब कि रेल व सड़क मार्ग। और दूसरा है भोरघाट दर्रा, तो मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग। जबकि जो थाल घाट दर्रा है यहाँ से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग जो है वो गुजरता है। आगे देखिए अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, कई बार पूछा गया है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है और कहाँ पे है, यानी कि कौन से हिस्से में स्थित है। तो सबसे पहले देखिए जो सैडल पीक है वो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, कितनी है, तो 732 मीटर ऊंची है। कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। दूसरी देखिए माउंट थुलियर, ये 642 मीटर ऊंचाई है, ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगी। तीसरी है माउंट डियोवोली, और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मध्य अंडमान में मिलेगा, 515 मीटर ऊंचाई पे है। फिर आता है माउंट कोयोब, ये आपको दक्षिणी अंडमान में मिलेगा और ये 459 मीटर ऊंचे है। और फिर आता है माउंट हैरियट, 422 मीटर ऊंचा है, दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। तो इसको ना क्रम से भी लगा लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण। आगे देखिए अब हम देखेंगे प्रमुख जल अंतराल, तो बहुत ये क्वेश्चन बनता है।
हालांकि यूपीपीसीएस में मैंने नहीं देखा है कभी इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले 8 डिग्री से शुरू करिए। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो आपको मालदीव्स और मिनिकॉय के मध्य मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा? अरब सागर में आपको ये 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य मिलेगा। फिर देखिए 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मतलब मध्य मिलेगा। 10 डिग्री चैनल हमसे कई बार पूछा है कि कौन से मतलब कि ये जो अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है वहाँ पे मिलता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य आपको 10 डिग्री चैनल मिल जाता है। कहाँ पे? लघु अंडमान व कार निकोबार, ठीक है। तो ये तो पूछा गया। फिर देखिए पाक स्ट्रेट, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये खाड़ी है, ठीक है। आगे देखिए ग्रेट चैनल, तो ये आपको सुमात्रा इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य मिलेगा। देन आता है डंकन पास, और ये कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य आपको डंकन पास जो है वो मिल जाएगा। फिर आता है मन्नार की खाड़ी, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट, ये कहाँ मिलेगा? कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे भारत देश के जो प्रमुख हिमनद हैं वो, ठीक। तो हिमानियों के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए सबसे पहली जो हिमानी है वो है सियाचिन, काराकोरम में है, और देखिए इसकी लंबाई कितनी है? 76.64 किलोमीटर, और यही सबसे लंबा भी है। आगे देखिए हिस्पार की यदि बात करें तो काराकोरम रेंज में है, और सबसे बड़ी बात कि मात्र 61 जो है किलोमीटर इसका लंबाई है। फिर आता है बियाफो, काराकोरम में ही है, 60 किलोमीटर। बाल्टोरो काराकोरम में है, 58 किलोमीटर। चोमोलुंगमा काराकोरम में है, 50 किलोमीटर। और खुर्दोपिन काराकोरम में है, 41 किलोमीटर। रीमो देखिए लद्दाख में है, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो कभी कभी ना आपसे पूछ लेंगे कि चलो सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, उससे छूटा है नहीं कि अवरोही क्रम में लगाओ, तो याद रहना चाहिए सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरे, ठीक है। चलिए आगे देखिए पुनहा, जो पुनहा है इसकी बात करें तो लद्दाख में है, 27 किलोमीटर ऊंचाई है, ठीक। फिर आप देखिए गंगोत्री उत्तराखंड में है, 26 किलोमीटर। फिर जेमू सिक्किम में है, 25 किलोमीटर। ससाइनी काराकोरम में है, 17.85 किलोमीटर। रूपल देखिए लद्दाख में है, 16 किलोमीटर। दियामेर लद्दाख में है, 11 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग जो देखेंगे ना वो है हमारे भारत की प्यारी सी नदियाँ, ठीक है। सबसे पहली जो नदी है वो है सिंधु, ठीक। तो सिंधु नदी की बात करें तो तिब्बत में ये मानसरोवर झील के पास से बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। 2880 किलोमीटर जो है इसका बहाव क्षेत्र है। भारत में 1114 किलोमीटर ये अपना जो जल है वो ले जाती हैं, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। अगली जो नदी है वो है चिनाब रिवर, और लाहौल और स्पीति जनपद में हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी बड़ा लाचा दर्रा के निकट। 1180 किलोमीटर टोटल इनका बहाव क्षेत्र है। और अब देखिए कि सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी, एक सेकेंड लगता है, सतलुज नदी में ये अपना मुहाना बनाती है चिनाब नदी, तो ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए रावी नदी की यदि हम बात करें तो जो रावी नदी है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है, टोटल 720 किलोमीटर, और चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। फिर देखिए झेलम पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग जम्मू कश्मीर झरने से निकलती है, 725 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र है, चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। फिर आता है ब्यास नदी की बात। तो ब्यास नदी की यदि हम बात करें तो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है, टोटल 470 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र है, और हरिके यानी कि तरन तारन के समीप सतलुज नदी में ये मिल जाती हैं। आगे देखिए आगे आती है हमारी सतलुज नदी, तो मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है, 1500 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है भारत में, लेकिन टोटल 1050 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र है सतलुज नदी का, चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती। फिर आप देखिए गंगा नदी, यदि गंगा नदी की बात करें तो ये गोमुख या गंगोत्री हिमानी से निकलती है, 2525 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र है, और बंगाल की खाड़ी में जो अपना मुहाना है वो बनाती है। तो रामगंगा नदी की यदि हम बात करें तो जो रामगंगा नदी है वो गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित जो दूधा टोली श्रेणी है उत्तराखंड में, वहाँ से इनका जो है यहाँ से निकलती हैं, और 596 किलोमीटर इनका टोटल बहाव क्षेत्र है। और आगे चल के देखिए कि कन्नौज के निकट गंगा नदी में जो है ये मिल जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगर शारदा, जिसको काली नदी भी कहा जाता है, अगर इनकी बात करें तो कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती हैं,
बहराइच के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। ये किलोमीटर कितना है ये सब पूछा वगैरह नहीं जाता है, लेकिन दे दिया गया है। कभी कभी ना पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजी में, तो इसी वजह से लोग दे देते हैं। चलिए, गंडक नदी की बात करें तो नेपाल हिमालय से निकलती है। 630 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र है। गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में अपना जो है ये पानी वहाँ गंगा नदी में मिला देती हैं। फिर देखिए कोशी नदी, तो गोसाई थान चोटी के उत्तर में मतलब कि वहाँ से निकलती है। 720 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, तो उन्हीं में अपना पानी विसर्जित करती हैं। यदि हम यमुना नदी की बात करें तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जो यमुनोत्री हिमानी है ना, वहां से इनका जो है निकलना होता है। टोटल 1376 किलोमीटर बहाव क्षेत्र है और गंगा नदी प्रयागराज में अपना जो पानी है वो गिरा देती है। फिर आप देखिए चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट टोटल ऊंचाई की अगर बात करें तो समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती हैं। 965 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र है और यमुना नदी इटावा में जो है अपना जो मतलब की जल है वो विसर्जित करती हैं। फिर आप बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से निकलती हैं और यमुना नदी हमीरपुर में अपना जो जल है वो विसर्जित करती हैं। अगर हम सोन नदी की बात करें तो कई बार पूछा गया है कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। गंगा नदी पटना में जो है मतलब पटना में गंगा नदी में अपना जो जल है वो विसर्जित करती हैं। फिर देखिए ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की यदि बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर लेक से मतलब तिब्बत के मानसरोवर लेक के निकट आंगशी हिमानी से निकलती है और 2900 किलोमीटर टोटल जो है इनका बहाव क्षेत्र है, जिसमें आप देखें भारत देश के भीतर 916 किलोमीटर तक ये इनका बहाव क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में अंत में अपना जो जल है वो विसर्जित करती हैं, तो वहां पे क्या बनाती हैं, डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नर्मदा नदी, तो सॉरी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। तो देखिए सोन और नर्मदा दोनों ही आपको कहाँ से निकलती हुई मिल रही हैं, तो अमरकंटक पठार से। ठीक है, जो नर्मदा नदी है वो 1312 किलोमीटर इनका बहाव क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी में अंत में जाकर के अपना जो जल है वो विसर्जित करती हैं। आगे देखिए, तो अगली जो नदी है वो है ताप्ती। ठीक है, यदि हम ताप्ती की बात करें तो जो ताप्ती नदी है वो बैतूल जिले के मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। 724 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जो है अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, माही नदी की बात करें तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती हैं। टोटल 583 किलोमीटर का इनका बहाव क्षेत्र है और खंबात की खाड़ी में अंत में अपना जल विसर्जित करती हैं। अगर हम लूनी नदी की बात करें तो अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र है और कच्छ के रण में अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, यदि हम महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिंघावा के समीप से निकलती हैं। 851 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी कटक के समीप अपना जो मुहाना है वो बनाती हैं। अगर हम क्षिप्रा नदी की बात करें तो कंकरी मतलब बरड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती हैं। टोटल 195 किलोमीटर बहाव क्षेत्र है। चंबल नदी में अंत में जाकर के अपना मुहाना बनाती हैं। चलिए आगे देखिए साबरमती, तो अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। खंबात की खाड़ी में अपना जो मुहाना है वो बनाती हैं। अगर बनास नदी की बात करें तो खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला राजस्थान से निकलती है। चंबल नदी में अपना मुहाना बनाती हैं। यदि कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती हैं। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। यदि कावेरी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडगु जिले से निकलती है और 800 किलोमीटर टोटल बहाव क्षेत्र के साथ बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं। गोदावरी यानी कि अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। 1465 किलोमीटर बहाव क्षेत्र के साथ बंगाल की खाड़ी में अपना जो मुहाना है वो बनाती हैं। ठीक है, फिर देखिए तुंगभद्रा जो नदी है तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा और समीप में ही कादुर से भद्रा नदी से इनका उद्गम होता है। कहाँ पे जो है अपना जो पानी है मतलब जल जो है वो विसर्जित करती हैं, तो ये तो बताया ही नहीं गया है। ठीक है, नहीं बताया तो गया है, कृष्णा नदी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए पेन्नार की यदि बात करें तो नंदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। फिर केरल की है पेरियार नदी शिवगिरी चोटी वन क्षेत्र से निकलती हैं। अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। फिर देखिए हुगली, तो ये हुगली जो है कहाँ की है, तो ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है और टोटल आप देखें कि बंगाल की खाड़ी में अपना जो मुहाना है वो बनाती हैं। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नदियां और प्रमुख सहायक नदियां। बहुत पूछा जाने वाला मतलब ये टॉपिक है स्पेशली हमारे पीसीएस में। तो आज अगर आपको मैं बताऊं तो थोड़ा मतलब कि
आज एक ऐसी खबर सुनी है जिसकी वजह से मन एकदम दुखी सा हो गया है। आपने देखा होगा कि इंस्टा पे एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है कि राधिका यादव करके एक प्लेयर थी जो कि बैडमिंटन या टेनिस प्लेयर थी, और उनके पिता ने उनको जो है गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। मात्र इस वजह से, अब जो कारण, अब देखिए, अब चूंकि उनकी हत्या हो ही गई है तो लोग तरह तरह की बातें तो करेंगे ही, लेकिन जो बहुत ज़्यादा निकल के बात आ रही है वो यही है कि उनके पिता को आपत्ति थी जो उन्होंने अपनी एकेडमी खोल रखी थी वो, और दूसरी आपत्ति इस बात से थी कि वो इंस्टा पे रील्स बनाती थी। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों ने, अगर 4 लोगों ने ये कह दिया कि आप बेटी की कमाई खा रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमने बेटी को जन्म दिया, हमने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया कि वो हमें कमा के खिला रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ये कमा के खिलाने वाला हक केवल बेटों के मतलब कि भाग्य में होना चाहिए? क्यों? आखिर ऐसा क्यों? केवल बेटे ही क्यों माता पिता की जिम्मेदारी उठाएं? बेटियां, जब हम लोग ये कहते हैं कि हमें हर जगह बराबरी का हक चाहिए, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर मतलब जिम्मेदारियों से हमें क्यों पीछे हटना है? हमें ये वाली जिम्मेदारी भी चाहिए कि नहीं, हम केवल और केवल हर जगह अपना हिस्सा ही नहीं मांगेंगे, बल्कि हम ये भी करेंगे कि आपके बुढ़ापे में हम आपके काम आए, हम आपकी जिम्मेदारी उठाएं। आज आप हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आगे चल करके हम आपकी जिम्मेदारी उठाएं, इसमें बुरा क्या है? लेकिन सोसाइटी की सोच देखिए कि लोग इस तरह की बातों को लेकर के ताना दे रहे हैं कि बेटी की कमाई खा रहे हो। छी, ऐसी सोसाइटी के लिए लोग अपने औलाद का खून कर दे रहे हैं। मतलब मन एकदम व्यथित हो गया है कि इस तरह के लोग आपको सोसाइटी में मिल जाते हैं। अब मैं इतना दुखी क्यों हूँ? सबसे बड़ी बात ये कि मैं भी अपने माता पिता की इकलौती लड़की हूँ। कल को मेरी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने पेरेंट्स की सारी जिम्मेदारी उठाऊं, तो लोग मेरे पेरेंट्स को भी यही कहेंगे कि बेटी की कमाई खा रहे हो। मेरा तो जो है ना, टेंशन से दिमाग एकदम फटा जा रहा है कि हाँ, मतलब सोसाइटी इतनी नीच है, इतनी घटिया सोच रखती है। खैर, भगवान राधिका की आत्मा को शांति दे। आप लोग ज़रूर कुछ कमेंट करिएगा अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो में बने हैं तो। और उनकी सहायक नदियों में अगर आप देखिए तो पहली जो नदी है वो है गोदावरी। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी है उनकी सहायक नदियां क्या है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा तथा वर्धा नदियों के मिलने से। और आगे देखें, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती। ठीक है, तो कई बार ये जो मतलब वेनगंगा है, पेनगंगा है और साथ में प्राणहिता है ना, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्राणहिता तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। अगली जो नदी है वो है कृष्णा। तो ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, तुंगभद्रा इनकी सहायक नदी है, कोयना, घटप्रभा, मूसी। और आगे ये जो मूसी है ना, कई बार पूछा गया है कि जो हैदराबाद है ना वो किस नदी के तट पर है, तो इसी मूसी नदी के तट पर आपको हैदराबाद मिलेगा। और कृष्णा की सहायक नदियों में आपको भीमा मिलेगी, मलप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। मलप्रभा मतलब मालप्रभा या मलप्रभा जो भी कहें, ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है नदी, मतलब सहायक नदी कहाँ पे? तो हमारे पीसीएस में। ठीक है, आगे देखिए कावेरी। तो कावेरी नदी की अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। ठीक है, चलिए आगे देखिए महानदी। महानदी की एक सहायक नदी है तेल नदी। ठीक है, तेल नदी को पता नहीं कितनी बार पूछा है हमारा आयोग। तो देखिए महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो है शिवनाथ, हंसदेव, ईब और तेल। ठीक है, सिंधु नदी की यदि बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जस्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, सिंधु नदी की बहुत बार नदी पूछी गई है कि मतलब कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। यदि हम झेलम नदी की बात करें तो किशनगंगा इनकी सहायक नदी है। सतलुज नदी में देखें तो स्पीति और बांसपा सहायक नदियां हैं। यदि ब्रह्मपुत्रा की बात की जाए तो तीस्ता, कामेंग, सुवनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगला दिया। किसने किसको पगला दिया आप बताएं? जिया, भरेली, संकोश और लोहित। तो लोहित को कई बार पूछा गया है, दिहांग, दिबांग भी पूछा गया है। जो भी नदियों के नाम इसमें आपको दिए हैं ना वो सब पूछे गए हैं ऑलरेडी। फिर आगे देखिए गंगा नदी। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं आपको मिल जाएंगी यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा आदि। ठीक है, यमुना की देखिए तो चंबल, टोंस, हिंडन। ठीक है, तो ये सब जो है, और बेतवा भी, तो एक सेकेंड, जो बेतवा नदी है ना वो भी तो मेरे ख्याल से यमुना की ही है। ठीक है, तो चंबल, केन नदी भी तो इन्हीं की है, चंबल, केन, बेतवा, टोंस। ठीक है, हिंडन, ये सभी भी मतलब कि ये सभी नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला जो है टॉपिक वो क्या है? वो है नदियों के तट पर बसे हुए प्रमुख नगर। ठीक है,
तो एक साइड नगर दिया है, दूसरी साइड नदियों के नाम दिए हैं। चलिए दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के तट पर है, आगरा भी यमुना नदी के तट पर है, बरेली रामगंगा, मथुरा को देखें यमुना, कानपुर गंगा नदी, प्रयागराज तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ही है, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, बद्रीनाथ को देखें अलकनंदा नदी के तट पर। एक मतलब की मूवी है मतलब बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये जो बद्रीनाथ जिसमें हीरो बद्री रहता है उसमें देखिए अलकनंदा नदी के बारे में बताया गया है। तो देख के ही समझ आ रहा है कि बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के ही तट पे है। फिर देखिए फिरोजपुर सतलुज नदी के तट पर है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है, कोटा चंबल नदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। यदि गुवाहाटी की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है, पंढरपुर भीमा नदी के तट पर है, अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। फिर आप देखिए जमशेदपुर जो है वो सुवर्णरेखा नदी के तट पर है, ठीक है। हैदराबाद मैंने भी बताया मूसी नदी के तट पर है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के तट पर है, कटक की यदि बात करें तो ये महानदी के तट पर है, ठीक है। यदि नासिक की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर है, श्रीरंगपट्टनम की यदि हम बात करें कावेरी नदी के तट पर है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर है, ओरछा जो है बेतवा नदी के तट पर है, लुधियाना सतलुज नदी के तट पर है और विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे भारत के भौगोलिक उपनाम। तो भारत के ही नहीं विश्व के भी बहुत सारे भौगोलिक उपनाम हैं जो हमसे पूछा जाता है और इसमें भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहते हैं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कई बार आयोगों ने पूछा है, मेघों का नगर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, फलोद्यानों का जो स्वर्ग है सिक्किम, अंतरिक्ष का शहर है बेंगलुरु, आनंद के शहर की बात करें तो ये है कोलकाता, सोया सिटी मध्य प्रदेश, क्यों क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सोयाबीन होता है, सॉल्ट सिटी राजस्थान फलौदी, ठीक है। फिर आगे देखिए गोल्डन सिटी, तो जो अपना अमृतसर है उसको कहते हैं गोल्डन सिटी, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं, पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं डूंगरपुर को, और पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो श्रीनगर को कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही। बताइए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। मंदिरों और घाटों का नगर किसके द्वारा, मतलब कि मंदिरों और घाटों का नगर किसको कहते हैं, तो वाराणसी को। अब हम देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम, ठीक है। जैसे ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों और घाटों का नगर अभी हमने देखा वाराणसी, अरब सागर की रानी तो कोच्चि को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कोच्चि को कहते हैं, त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं, कर्नाटक का रत्न है मैसूरू, गुलाबी शहर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जयपुर को कहते हैं। यदि श्वेत शहर की बात की जाए तो श्वेत शहर उदयपुर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस पुदुचेरी को कहते हैं, भारत का पेरिस जयपुर को, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, ठीक है। और भारत का जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो कौन सा है, खज्जियार है, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहते हैं, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को, और राजस्थान का थर्मोपल्ली किसको कहते हैं, हल्दी घाटी को। भारत का हॉलीवुड कौन सा है, तो जाहिर सी बात है अपना मुंबई हो जाएगा, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, 7 टापुओं का नगर मुंबई को ही कहा जाता है, ठीक है। इस्पात नगरी किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहा जाता है इस्पात नगरी, और भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को ही कहते हैं, भारत का दिल दिल्ली ही है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। चलिए आगे देखिए दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, फलों की डरिया हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बगीचा बेंगलुरु, महलों का शहर है कोलकाता, भारत के मसालों का बगीचा है केरल, जो कि पता नहीं कितनी बार आयोगों ने पूछा है, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को कहते हैं, पर्वतों की रानी कौन है, तो मसूरी है, 5 नदियों की भूमि तो पंजाब है, ठीक है। फिर आप देखिए ब्लू माउंटेन्स बहुत बार पूछा गया है, नीलगिरी पहाड़ियों, और फमांगपुई, ठीक है। बंगाल का शोक पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, दामोदर नदी को कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने कानपुर में है, यानी कि कानपुर को कहते हैं। समुद्रगुप्त जो है किसको कहा जाता है, तो ये लक्षद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, जो डायमंड हार्बर है ये किसको कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं डायमंड हार्बर। जुड़वा नगर, तो ये भी कई बार हमसे पूछा जा चुका है, सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। झीलों का नगर है श्रीनगर, ठीक है। नवाबों का नगर तो अपना लखनऊ है, कई बार पूछा गया है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो गंगा नदी है, ठीक है। और बिहार का शोक तो कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो भारत की प्रमुख झीलें हैं और वो उनकी उपस्थिति जो है वो कहाँ पे है। तो आपको एक साइड झील दे देते हैं, एक साइड उपस्थिति जो है कहाँ पे है ये दे देते हैं, और मैच करने के लिए रहता है। तो चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहली जो झील है वो है साला झील, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। फिर आती है बड़खल, हरियाणा में है, ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। काली वेली, तो ये तो आपको तमिलनाडु में मिलेगी। वेम्बनाड अष्टमुडी केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील और मानस बल झील ये जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, जो चिल्का झील है ना वो भारत देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। आगे देखिए डल, तो जम्मू कश्मीर में है और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि हम पेरियार की बात करें तो ये आपको केरला में मिलेगा। पुलिकट की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोलेरू आंध्र प्रदेश। लोकटक मणिपुर, तो हमसे 2022 में यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ मतलब कि नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो वो ना इसी लोकटक में ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लोकटक लेक में है, बताइएगा कौन सा है, नाम क्या है उसका। सांभर झील राजस्थान, तो उसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत देश की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली जो झील है वो है सांभर। कहाँ की है, राजस्थान की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर ये है कि सबसे जो बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का, लेकिन अगर आप देखें कि मतलब कि जो सैलिनिटी होती है वो प्रति 1000 किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है सांभर। कहाँ की है, राजस्थान की, ठीक है। पुष्कर की यदि बात करें तो ये आपको अजमेर राजस्थान में मिल जाएगा। राजसमंद, नक्की डिडवाना, उदय सागर ये कहाँ है, राजस्थान में। सूरजकुंड हरियाणा में है, ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। फुलहर झील तो पता नहीं कितनी बार पीसीएस पूछ चुका है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अगर हम चंदुबी, चपनाला और हाफलांग की बात करें तो कहाँ है, असम में। हुसैन सागर और उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में है। चेंबर मबक्कम ये आपको चेन्नई तमिलनाडु में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ झीलों के नाम थे। अब हम भारत के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। ये प्रमुख जलप्रपातों में जो आपको पहला जलप्रपात है वो कौन सा मिल रहा है, तो जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी, हमसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूपी पीसीएस में, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि कितनी ऊंचाई पे है, तो 253 मीटर की ऊंचाई पे है और शरावती नदी पे है। स्थान कौन सा है, कर्नाटक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पे जो गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जो जलप्रपात है वो मिलेगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है ये हमारे यहाँ का, ठीक है। फिर देखिए चित्रकूट, ये यूपी पीसीएस नहीं, यूपी पुलिस के द्वारा पूछा गया था, जो 2018 में वैकेंसी आई थी, नहीं 2020 में शायद वैकेंसी आई थी वहाँ पे, ठीक है। कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ का है, तो इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। शिव समुद्रम की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक में है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात आपको राढ़ू झारखंड में मिलेगा। तो जो मतलब कि एकदम अजीब अजीब से मिले ना, वो आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। क्यों, क्योंकि एक ऐसे ही झारखंड में है, बूढ़ा घाघ या लोध करके, ये देखिए ये वाला ऑलरेडी हमारे पीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है। हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो सुवर्ण रेखा नदी झारखंड, लोध या बूढ़ा घाघ जो है वो बूढ़ा नदी झारखंड में है। गोकक की बात करें तो घाटप्रभा नदी कर्नाटक में है, ठीक है। फिर आप देखिए दशम की अगर बात करें तो कांची झारखंड में है। पाइका की बात करें यानी कि पाइकारा की, तो ये तमिलनाडु में है। कपिल धारा की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। चुलिया की अगर हम बात करें तो कई बार पूछा गया है, चंबल नदी राजस्थान में है। धुआंधार की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे आप देखिए क्या है, तो आगे जो है ना वो कृषि की जो प्रमुख क्रांतियां हैं उससे संबंधित फैक्ट्स दिए हुए, जैसे हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सुनहरी क्रांति की यदि बात करें तो शहद या बागवानी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। काली क्रांति की हम बात करें तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली मांस निर्यात या प्याज उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, तो ये मतलब कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ऑफकोर्स अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति जो है ना वो आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कृषि की जो प्रमुख विधियां हैं वो कौन सी हैं। तो आप देखिए जो कृषि की विधियां हैं, पहली जो विधि है वो क्या है, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो जल में पौधों का उगाना, ठीक है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। पोमोकल्चर की बात करें तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। विटीकल्चर अंगूर की खेती। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। और फिर आता है एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है। और वर्मी कल्चर जो है ना वो केचुआ उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब क्या देखना है, अब देखना है भारत की जो
प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। सबसे पहली जो परियोजना है वो है भाखड़ा नागल, सतलुज नदी पे है, पंजाब हरियाणा में। ब्यास या पोंग डैम जो है ये ब्यास नदी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है ये आपको ब्यास और सतलुज के संगम पर मिलेगी और राजस्थान हरियाणा में। ठीक है, चलिए चंबल घाटी की बात करें तो ये आपको चंबल नदी पे मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिल जाएंगी। दामोदर घाटी, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल व झारखंड। फिर हीराकुंड जो डैम है वो महानदी उड़ीसा। मयूराक्षी की बात करें तो मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल, झारखंड में। कोशी की यदि बात करें तो ये आपको बिहार तथा नेपाल में मिलेगा। तुंगभद्रा की बात करें तो ये कर्नाटक और तेलंगाना में जो डैम है तुंगभद्रा डैम वो आपको मिल जाएगा। और कहाँ पे है तो जाहिर सी बात है तुंगभद्रा नदी पे ही है। आगे देखें नागार्जुन सागर, तो जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पे है, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गंडक नदी की बात करें तो ये जो गंडक है ना, गंडक नदी पे बना हुआ जलप्रपात है बिहार तथा नेपाल में। फरक्का जो है वो देखिए, जलप्रपात नहीं है दरअसल डैम है, जलप्रपात ना है समझिए। तो फरक्का डैम जो है वो गंगा नदी पे है पश्चिम बंगाल में। काकरा पार की हम बात करें तो तापी नदी गुजरात में है। तवा की बात करें तो तवा नदी मध्य प्रदेश में है। उकाई जो है वो तापी नदी गुजरात में है। मालप्रभा जो है ये कर्नाटक में है, मालप्रभा नदी पे। और पोचमपाडू श्री राम सागर जो है वो आपको गोदावरी नदी तेलंगाना में मिल जाएंगे। फिर बगलिहार की बात करें तो चिनाब और कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। यूपी ट्रिपल पेट का जो पहली बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो सलाल पन बिजली मतलब कि सलाल जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है, तो वो भी इसी चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और आगे देखिए सरदार सरोवर तो नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तिलैया बांध की बात करें तो बराकर नदी झारखंड में है। और दुल्हस्ती बांध की बात करें तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। तुलबुल जो परियोजना है ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। सरहिंद जो है सतलुज नदी पंजाब में। और जवाहर सागर जो है चंबल नदी राजस्थान। राणा प्रताप सागर जो है ये भी चंबल नदी राजस्थान। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। वाण सागर सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए श्वेत मतलब कि पंचेत जो बांध है वो दामोदर नदी पे है और किसके अंडर में है तो झारखंड पश्चिम बंगाल के। शरावती जो है शरावती नदी पे है कर्नाटक में। हसदेव बंगो हसदेव नदी छत्तीसगढ़। ठीक है, पचमुकुंड जो है ये आप देखें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, पचकुंड नदी पर ही है। कंगशावती, तो जो कंगशावती है ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। जायकवाड़ी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। भद्रा जो है ये कर्नाटक में है। भीमा महाप्रभा में है, सॉरी महाप्रभा कह रहे हैं कुछ भी, तो जो भीमा नदी है वो महाराष्ट्र में है। घटप्रभा की बात करें तो कर्नाटक में है। रिहंद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रिहंद जो है नदी पे है। ठीक है, माता टीला तो बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। रामगंगा बांध जो है वो रामगंगा नदी पे है उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है उत्तराखंड में। और इडुक्की जो है वो पेरियार नदी केरल में है। तो टॉपिक है हमारा भारत के जो प्रमुख पर्वतीय शहर हैं वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको शहर मिलेगा, फिर कितने मीटर ऊंचाई है वो, फिर जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है वो। चलिए सबसे पहला जो शहर है वो देखिए वो है रांची। ठीक है, तो झारखंड में है, 651 मीटर ऊंचा। ठीक है, फिर आप देखिए रानीखेत 1869 मीटर ऊंचाई पे है उत्तराखंड में। लैंसडाउन 1780 मीटर ऊंचा है और कहाँ पे उत्तराखंड में। फिर देखिए डलहौजी 2036 मीटर की ऊंचाई पे है हिमाचल प्रदेश में। लगता है अभी मोदी जी की नज़र जो है ये लैंसडाउन और डलहौजी पे नहीं पड़ी है, वरना बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि लैंसडाउन का जो नाम है वो उत्तराखंड में किसी मतलब भगवान जी या फिर उत्तराखंड के कोई ऐसे पर्सनालिटी हैं जो मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ किए हों, कोई बलिदान वगैरह किए हों, कुछ भी ऐसा, तो उनके नाम पे रख दिया जाएगा। और सेम जो सिचुएशन है आपको हिमाचल प्रदेश का ये जो डलहौजी है ना उसको भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं वो उसके क्रम में ना आपको बहुत जल्दी इन सब के भी नाम चेंज होते हुए दिख जाएंगे। चलिए क्या पता हो भी गए हों, हम लोगों को पता भी ना हो। खैर चलिए देखिए मसूरी की बात करें तो 2005 मीटर ऊंचा है और उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर अगला जो है वो क्या है, मुक्तेश्वर की बात करें तो 2171 मीटर ऊंचाई पे है उत्तराखंड में। फिर नैनीताल 2084
उत्तराखंड में। कसौली की बात करें तो 1951 हिमाचल प्रदेश में। कुन्नूर 1858 तमिलनाडु में। गंगटोक की बात करें सिक्किम में 1650 मीटर ऊंचा है। मनाली की बात करें तो 2050 मीटर ऊंचा है हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग की बात करें तो 2653 मीटर ऊंचा है जम्मू कश्मीर में। ऊटी को देखें तो 2240 मीटर ऊंचा है तमिलनाडु में। पहलगाम 2130 मीटर ऊंचा जम्मू कश्मीर में है। दार्जिलिंग की बात करें तो 2045 मीटर ऊंचा पश्चिम बंगाल में है। फिर कोडाई कनाल को देखें तो 2133 मीटर ऊंचा तमिलनाडु में है। श्रीनगर की बात करें तो 1730 मीटर ऊंचा जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगर भुआली की बात की जाए तो 1706 मीटर की ऊंचाई पे उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा तो ये भी उत्तराखंड में है। शिलोंग जो है मेघालय में है। नंदी हिल्स कर्नाटक में है। यरकाड को देखिए तमिलनाडु में है। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। कलिम्पोंग आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। पंचगनी आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। और मुन्नार जो है ये केरल का है। पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश का है। केम्मानगुंडी ये कहाँ का है? कर्नाटक का। मंडी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। लोनावाला महाराष्ट्र। और खंडाला जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए अब क्या देखेंगे, रेल मार्गों के जो प्रकार हैं वो। तो बड़ी लाइन की बात करें, फिर मतलब कि मीटर लाइन और छोटी लाइन। बड़ी लाइन की यदि बात करें तो इनके मार्ग की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। अगर हम मीटर लाइन की बात करें तो 1 मीटर इनकी चौड़ाई होती है। छोटी लाइन यानी नैरो लाइन की बात करें तो 762 mm या फिर 610 mm इनकी चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए अगर हम रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर की बात करें तो कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है मध्य रेलवे। ठीक है, यानी कि सेंट्रल रेलवे। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ मिलेगा आपको? तो मुंबई में। पूर्व रेलवे यानी ईस्टर्न जो है रेलवे वो कोलकाता में है हेडक्वार्टर। उत्तर रेलवे की यदि बात करें तो ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? गोरखपुर में। आगे देखिए, आगे है हमारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। मालीगांव गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है। दक्षिण रेलवे तो चेन्नई में हेडक्वार्टर है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। और पश्चिम जो रेलवे है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई चर्च गेट पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला जो है वो है हमारा पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, तो जो हमारा पूर्व मध्य रेलवे है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? हाजीपुर में। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे तो ये आपको जयपुर में हेडक्वार्टर मिलेगा। पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में हेडक्वार्टर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर आपको बिलासपुर में मिलेगा। और कोलकाता मेट्रो रेलवे का जो है वो कोलकाता में हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एक साइड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम रहेंगे, दूसरी साइड आपको ये स्टेट या फिर यूटी का नाम रहेगा, बताना रहेगा मिलान करके। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरा है हमारा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको नागपुर में मिल जाएगा। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको वाराणसी में मिलेगा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में मिलेगा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कोयम्बटूर में मिलेगा। और जयपुर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जयपुर में। मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मैंगलुरु में मिलेगा। कैंपेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको बेंगलुरु में मिलेगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको कहाँ मिलेगा? कोझीकोड केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। ठीक है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको चेन्नई में मिलेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में मिलेगा। ठीक है, और वर्तनी शुद्धिकरण मैंने आपको बताया अहिल्या नहीं होता, क्या होता है? अहल्या होता है। ठीक है, चलिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपको कहाँ मिलेगा? बड़गाम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं वो। ठीक है, सबसे पहला जो बंदरगाह है वो है कोलकाता हल्दिया। कहाँ पे है? हुगली नदी पे। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। चेन्नई जो है ये हमारा बंदरगाह है, कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में। ठीक है, मुंबई बंदरगाह आपको महाराष्ट्र में अरब सागर में मिल जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश,
बंगाल की खाड़ी में। कोचीन देखिए केरल में, अरब सागर में। पारादीप बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में। तूतीकोरिन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। जो मार्मुगांव है ना, ये आपसे पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के द्वारा कि कहाँ पे है, तो गोवा में है, अरब सागर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला जो है वो है कांडला, और कहाँ पे है, तो गुजरात के अरब सागर में। फिर न्यावा श्यावा अरब सागर महाराष्ट्र में। न्यू मैंगलोर जो है अरब सागर कर्नाटक में। एन्नौर की बात करें बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये एन्नौर जो है कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। अब हम देखेंगे भारत की जो प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां हैं वो, तो ऑलरेडी 2021 में भी पूछा था, 2022 में जो अपना मतलब कि वो हुआ था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, उसमें भी पूछा था। ठीक है, और 2021 का जो यूपीपीसीएस आरओ यार हुआ था ना प्रीलिम्स, उसमें पूछा था। चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक साइड कंपनियों के नाम है, दूसरी साइड प्रमुख केंद्र, और तीसरी साइड जो है किनकी सहायता से उन कंपनियों को बनाया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए बाल्को। तो बाल्को जो है इसका केंद्र आपको कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में मिलेगा। सोवियत संघ यानी रसिया यानी कि यूएसएसआर के सहायता से इसको बनाया गया था। ठीक है, दूसरा है नाल्को, तो ये आपको उड़ीसा के दामनजोड़ी में मिलेगा, फ्रांस की मदद से बना था। हिंडाल्को की बात करें तो ये हिंडाल्को बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अपने रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है और यूएसए की मदद से बना था। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है। ठीक, और यही वाला गलत था, बाकी जो अन्य दिए थे वो सब सही थे, अर्थात वो आपसे यही जानना चाह रहे थे क्या आप अपने यूपी वाला जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को है, यूएसए की मदद से इसको बनाया जा रहा था। फिर आप देखिए, मतलब बनाया गया था, जा रहा था नहीं, इंडाल्को। ठीक है, तो जीए के नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाई केरल में, कनाडा की मदद से बना है। फिर आता है मालको, मेट्टूर सलेम तमिलनाडु में है, इटली की मदद से बना। और वेदांता तो ये झारसुगड़ा उड़ीसा में है और जर्मनी की मदद से ये बना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, तो वो है अपना भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो सबसे पहले इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाना तय ही रहता है। ठीक ठीक, तो चलिए क्या है, एक साइड राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है, दूसरी साइड आपको राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने यूपी का ही है। फिर दूसरा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये भी वैसे ही है, यूपी का। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। नल सरोवर की बात करें तो ये भी गुजरात का है। जिम कार्बेट उत्तराखंड का है, जबकि भद्रा अभ्यारण्य आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक, फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक का है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक का है। पलामऊ झारखंड का है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड का। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड का। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम का। ठीक है, फिर आप देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको असम में ही मिलेगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको राजस्थान मिलेगा। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपको राजस्थान में मिलेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो ये तो अपने उड़ीसा में ही है। आगे देखें, आगे है नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उड़ीसा में है। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, जबकि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये अपने केरल में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपना पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है, तो केरल में है। ठीक है, दंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। भगवान महावीर मोल्यम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये गोवा में है। ठीक है, तो मोल्यम याद रखिएगा, मोल्यम करके पूछा गया है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में। ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्योंकि सुल्तानपुर एक अपने यूपी में भी है, तो बहुत सारे लोग इसको यूपी समझ के गलत किए होंगे। फिर आगे देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में। पश्चिमी सुंदरबन अभ्यारण्य वेस्ट बंगाल। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आप देखिए कहाँ का है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, कि जनजातियों से भी एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेते हैं, वो कहने के लिए क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन में दरअसल उनको आपसे कम से कम 5 से 6 जो जनजातियां हैं उनके बारे में जानना रहता है, क्योंकि वो लोग मतलब कि उसमें पूछते हैं ना, मैच द फॉलोइंग। चलिए, एक साइड आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिया गया है, दूसरी साइड जनजातियों के नाम दिए हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो सबसे पहला राज्य दिया गया है वो है अंडमान निकोबार। देखिए सेंटलीज, ओंगे, जारवा और शोम्पेन, तो ओंगे, सेंटलीज ये सब पूछी जा चुकी है। ठीक है,
तमिलनाडु में देखिए कुरुम्बा, कनिकरन, टोडा और कोटा, तो टोडा पूछी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश की बात करें, चेचू, कोया, गडाबा, लडाबा, सवारा, यनादी, तो यनादी पूछी जा चुकी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना की देखें तो कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया और गडाबा, तो कोंद पूछी जा चुकी है, ठीक है, तेलंगाना की है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बार आप इसको उड़ीसा से कंफ्यूज करेंगे। फिर आगे देखिए पंजाब की है शांसी। केरल की देखिए मलयन, पुलिया, कुरुमन, उराली, कादर और पालियान, ये सब पालियान भी हमसे पूछी जा चुकी है, ठीक है, केरल की है पालियान, ठीक। तो यानादी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, केरल की है पालियान, ये पूछी जा चुकी हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऑलरेडी पूछी गई हैं हमारे पीसीएस या आरओ में। आगे देखिए कर्नाटका की है पारधी, यारावा और नैकदा, ठीक है। गुजरात की भील, चारण, कोली है। महाराष्ट्र की है भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड, तो गोंड तो पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। राजस्थान में आप देखिए मीणा है, भील है, गरसिया है, सहरिया है, कोली है और डमोर है। हिमाचल प्रदेश की गद्दी, किन्नौर, जद, भोट, गुज्जर, तो गद्दी पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। जम्मू कश्मीर बकरवाल, गुज्जर जो कि मुस्लिम समुदाय के हैं, गद्दी और चांगपा, ठीक है। लद्दाख को देखें तो बाल्टी, बेडा, बाट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डाई, सिन, गर्रा, सोम, पुरी पगा पुरी गपा, इतनी सारी जनजातियां लद्दाख की हैं और ऊपर से नाम भी इतने अजीब गरीब हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए उत्तराखंड की कौन सी है, तो थारू है, भोटिया है, बुक्शा है, जौनसारी और राजी है। उड़ीसा की देखिए मुंडा, खरिया, भूमिन, संथाल, हो, कोल, उरांव और सवर, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ था, संथाल विद्रोह, ठीक है, कब हुआ था, 1855-56 में। आगे देखिए झारखंड की संथाल है, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया और असुर है। मध्य प्रदेश की भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मोरिया, बैगा, कोल और कमार है। छत्तीसगढ़ की मुरिया, कवर, सहरिया, गोंड, खोंड और अबू झमाड़िया है, ठीक है। मेघालय की यदि बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, कुकी और मिकिर है। मणिपुर की है कुकी और मैढ़ी। नागालैंड की है नागा, कछारी। मिजोरम का है हजोंग, पावी और मिजो। त्रिपुरा का है हलाम, रियांग और त्रिपुरी, ठीक है। तो त्रिपुरी पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो कौन सी हैं, तो उसमें आपको मोम्बा ये कहा जा रहा है, मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिस मी, तो डू यू मिस मी, सिंगपो, अबोर, तो ये सभी कहाँ की है, अरुणाचल की। असम की बात करें तो गारो है, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी और बोडो है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोधा, भूमि, संथाल और लिप्चा है, ठीक है। तो लिप्चा देखिए पश्चिम बंगाल की। सिक्किम की देखिए लिप्चा और भूटिया है, ठीक है। तो ये कुछ भारत देश की प्रमुख जनजातियां रही हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। तो चलिए एक साइड आपको नाम दिया गया है, दूसरी साइड अवस्थिति। तो नाम में देखिए सबसे पहला है कोलकाता बंदरगाह, जिसको हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं। तो ये हुगली नदी के बाएं तट पर आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। पारादीप बंदरगाह देखिए उड़ीसा के तट पर है। फिर आप देखिए न्यू मैंगलोर बंदरगाह, तो ये मैंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में है। फिर कोचीन बंदरगाह बेम्बनाथ कयाल के मुहाने पर केरल में है। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये आपको कहाँ मिलेगा, नवी मुंबई पनवेल के पास। फिर इसी जवाहरलाल नेहरू को ना क्या कहा जाता है, न्यावा श्यावा बंदरगाह भी कहा जाता है। आगे देखिए मुंबई बंदरगाह, तो ये तो मुंबई में ही मिलेगा। कांडला तो गुजरात के कक्ष में है और इसी को ना कांडला को ही क्या कहते हैं, दीन दयाल बंदरगाह। फिर मार्मुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर है, गोवा में, ये पूछा गया है ऑलरेडी। तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसको वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, ये आपको मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाएगा। फिर देखिए चेन्नई बंदरगाह, कई बार हमसे पूछा गया है कि कौन से हैं जो कि मतलब कि कृत्रिम बंदरगाह है, तो ध्यान से देखिए चेन्नई जो है ये आपको कृत्रिम बंदरगाह के रूप में तमिलनाडु में मिलेगा। इंदौर बंदरगाह, जिसे कामराज पोर्ट लिमिटेड भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। और विशाखापत्तनम, ये तो आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के फेमस पोर्ट हैं। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे दोआब। तो दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के मध्य में जो उपजाऊ भूमि होती है ना, उसे हम दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोआब है ये आपको उत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट वाले में नहीं, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में मिल जाएंगे, जहाँ पे हमारी सतलुज मतलब कि झेलम, रावी, सतलुज, चिनाब, ये सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा ये दोआब बनाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो दोआब है वो कौन सा है, तो वो है विस्त दोआब। अगर आप इसको मैप में देखते ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता, ठीक है। मैप में देख लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहला दोआब है विस्त दोआब, ये ब्यास और सतलुज नदी के मध्य जो है बनाया जाता है, ठीक है, बनता है। बारी दोआब की बात करें तो व्यास और रावी, और रचना दोआब तो रावी और चिनाब,
चाज दोआब, इसको ना चाज बोला जाता है, इसमें चाज लिखा हुआ है। चेनाब और झेलम नदी के मतलब कि दोआब है ये। सिंधु सागर दोआब, तो सिंधु सागर दोआब जो है झेलम, चेनाब और सिंधु नदी के मध्य की जो उपजाऊ भूमि है वो है। ठीक है, तो देखिए अब ना अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये जो बिस्त दोआब हो गया, बारी रचना, चाज है और सिंधु, ये सभी ना इन नदियों के शॉर्ट नेम से ही मिलकर के निकले हुए हैं। जैसे और ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज नहीं भी पता है ना तब भी अगर ये सामने आ जाएगा छोड़ना नहीं है। कैसा नहीं छोड़ना है, देखिए बस जो बिस्त दोआब है इसमें आप देखिए व्यास का वा लिया गया है और सतलुज का सा लिया गया है। ठीक है, तो सा और ता यहाँ से लिया गया है, व्यास का वा लिया गया है, तो हो गया बिस्त दोआब, व्यास और सतलुज से बना। ठीक है, दूसरा देखिए बारी, तो बारी में आप देखिए व्यास का बा लिया गया है, रावी का रा लिया गया है, तो बारी दोआब हो गया। ऐसे ही रचना में देखिए मतलब रावी का रा लिया गया है, चेनाब का जो है चना लिया गया है, तो हो गया है रचना दोआब। ऐसे ही चेनाब और झेलम से देखिए चेनाब से चा लिया गया है और झेलम का जो है झा लिया गया होता है, क्योंकि इसका नाम है चाज दोआब। क्या चाज है, यहाँ पे चाज लिखा हुआ है। ऐसे ही सिंधु सागर दोआब है। ठीक है, तो इसको अगर सपोज नहीं भी पता है तब भी छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ही बता रहा है कि देखो मैं ही हूँ, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। ठीक है, अगले टॉपिक में हमें क्या बताया गया है, तो अगले टॉपिक में ना गुजरात की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनको उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाया गया है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से साउथ। तो सबसे नॉर्थ में आपको कच्छी की पहाड़ी मिलेगी, देन मांडव पहाड़ियां, उसके बाद देखिए वरदा पहाड़ियां, फिर गिरनार, फिर उसके बाद गिर पहाड़ी। ठीक है, ध्यान से देखिए, कच्छ, मांडव, वरदा, गिरनार और गिर। ठीक, तो अगर आप इसको कोई ट्रिक वगैरह लगाना चाहें तो के यम बी जी जी। ठीक है, के एम बी जी, सॉरी के एम बी जी जी, के एम बी जी जी करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या आता है, तो दक्षिण भारत में स्थित जो प्रमुख पहाड़ियां हैं खूब पूछी जाती हैं। और जानते हैं 2023 में ना अपर प्लेन्स में पूछा गया था कि 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए थे, और जिसमें पूछ रहे थे बताओ कौन सी हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो नहीं है, और उसमें आपको अनाईमुडी और एक और पहाड़ी का नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए तो जो हमारी पहली पर्वत चोटी है वो कौन सी है, वो है नीलगिरी पर्वतमाला। और आप देखें तो ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पे है। फिर आती है अन्नामलाई, ये आपको केरल और तमिलनाडु में मिल जाएंगी। फिर कार्डमम जो पर्वत है ये आपको केरल और तमिलनाडु में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात की सबसे दक्षिण में आपको ये कार्डमम हिल्स मिलती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है इलायची की पहाड़ियाँ। फिर आगे देखिए पालनी जो पर्वत है ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। शिवराय पर्वत तमिलनाडु। जवादी की पहाड़ियाँ जो है ये आपको तमिलनाडु। पालकोंडा, तो जितने कोंडा आपको मिलेंगे सब आंध्र प्रदेश के ही हैं, चाहे वो पालकोंडा हो चाहे वो वेलिकोंडा हो। ठीक है, तो वेलिकोंडा भी आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा। देखिए नल्लामलाई जो पर्वतमाला है ये आपको कहाँ मिलेगी, आंध्रा और तेलंगाना में। ठीक है, तो क्या इधर भी है, नहीं। यहाँ देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो हमारा है पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण में। तो समझ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट। तो आपको पता है ना कि हमारे दक्षिण भारत में आपको 2 घाट मिलेंगे। इस साइड वाला जो है वो पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न तट, और ये वाला है वेस्टर्न तट यानी पश्चिमी घाट। तो आपको ये जो पूर्वी घाट है ना, ठीक है, इसमें आपको पहाड़ियों का क्रम दिया गया है उत्तर से दक्षिण। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश में आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी हिल्स। ठीक, दूसरा फिर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आपको जवादी, शिवराय, पंचमलाई और शिरुमलाई पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो सामान्यतः जो मलाई करके दी रहती हैं वो सब तमिलनाडु की ही हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्या है, तो ये हो गया हमारा उत्तरी घाट यानी कि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियों का क्रम है वो। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा पंचप्रयाग। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो आपको प्रमुख संगम मिलते हैं यानी कि 5 प्रयाग मिलते हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको आप मैप में देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे मैप वगैरह नहीं दिया गया है, मैंने अलग से मैप लिया भी नहीं है, लेकिन आप इसको मैप में देखिएगा। तो सबसे पहला जो प्रयाग बनता है वो है विष्णु प्रयाग। कौन कौन सी नदियों के संगम से, धौली गंगा, अलकनंदा या उसी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है, तो इनके मिलन से बनता है विष्णु प्रयाग। फिर आप देखिए नंद प्रयाग, जो नंद प्रयाग है वो नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलन से बनते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कर्ण प्रयाग, तो पिंडार और अलकनंदा नदी के मिलन से ही आपको कौन सा मिलता है, कर्ण प्रयाग। तो सब में आपको लगभग 4 तो प्रयाग अलकनंदा नदी के ही मिलने से बन रहे हैं। पहले वाले में ही जो है आप देखिए विष्णु गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा इसको बाद में मतलब कहा जाता है। यहाँ पे अलकनंदा दे भले दिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विष्णु प्रयाग जो है ना वो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन से बनते हैं, और यही जो है आगे चल करके अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
चलिए फिर आप देखिए रुद्रप्रयाग, तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मतलब मिलन से रुद्रप्रयाग बनता है। देवप्रयाग बहुत पूछा जाता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलन से देवप्रयाग बनता है और आगे चल करके यही जो संयुक्त धारा है वो गंगा नदी में परिवर्तित हो जाती है और हमें गंगा नदी जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो समझ आया? मेरे ख्याल से कम समझ आया होगा, मैप में देखिएगा तो आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो एक नदी इधर से निकलती है, एक नदी इधर से निकलती है, उन दोनों नदियों के मिलन से जो है यहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है और एक नई संयुक्त धारा का निर्माण होता है जिसे हम लोग अलकनंदा कहते हैं। और वही अलकनंदा नदी जो है ना वो आगे प्रवाहित होती जाती है और इसी में आपको इधर से जो नदियां हैं वो आके मिलती हुई दिखती हैं और अलग अलग जो प्रयाग है वो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में उनके कार्य, तो ये भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। आप देखेंगे कि इस बार भी पूछा गया था 2023 में। सबसे पहला देखिए फास्फोरस, जो फास्फोरस है इनका कार्य क्या है, तो ये जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ऊर्जा संग्रहण में आवश्यक होते हैं, शीघ्र फल पकाने में भी फास्फोरस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर नाइट्रोजन की यदि बात करें तो वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन का काम करते हैं ये। पोटेशियम देखिए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पानी के उचित अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं पोटेशियम। फिर अब कैल्शियम की बात करें, कोशिका संरचना और विभाजन से संबंधित है। सल्फर जो है वो प्रोटीन और तेल निर्माण में सहायक होता है और जो मैग्नीशियम है वो पौधे में लोहे के अवशोषक में सहायक क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। ठीक है, आयरन की बात करें तो श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन। मोलिब्डेनम जो है वो दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मतलब कि जरूरी होता है। फिर आगे देखिए, आगे हतना आता है कोबाल्ट, और ये जो कोबाल्ट है उसका काम क्या है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विटामिन B12 का निर्माण। फिर आता है सोडियम, तो सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक। और फिर आता है जिंक, तो जिंक का काम क्या है, एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो जिंक का काम क्या है, एंजाइम सक्रियता और प्रोटीन संश्लेषण। वनस्पति के प्रकार देख लेंगे, तो हर साल पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है वनस्पति के प्रकार। तो कैसे इसको आपको देखना है, तो इस साइड आपको वर्षा की मात्रा, वार्षिक कितनी वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर, और उसके बाद वनस्पति के प्रकार और फिर प्रमुख वृक्ष। ठीक है, तो जैसे वर्षा होती है वैसे ही आपको अलग अलग तरह की वनस्पतियां मिलती हैं। तो जैसे वर्षा होगी, जैसे वनस्पति के प्रकार होंगे, उसी तरह से आपको वृक्ष वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको कैसे वनस्पति मिलेगी, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ मिलती हैं, जैसे आबनू, शबोनी, महोगरी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस। बांस क्या है, तो एक प्रकार की घास है, मेरे यहाँ हालांकि है, तो लगता तो नहीं कि घास है, वो इतना मजबूत तो होता है। चलिए, और पता है मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि जो जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है और उसके द्वारा कुछ पूछा, मतलब टीचर ने उससे कुछ पूछा तो वो बच्चा कुछ नहीं बता पाया और उसके बावजूद भी वो एकदम स्ट्रेट खड़ा है, तो बेइज्जती करते थे बच्चे की कि बांस से कुछ सीखो। क्या सीखना है कि अगर हम किसी काम के नहीं हैं, ना किसी को छाया दे पा रहे हैं, ना हमारे अंदर उतनी मजबूती है, हम किसी काम के नहीं आ रहे हैं, तो बहुत लंबे भले हो गए हैं, कम से कम हम झुक जा रहे हैं शर्म के मारे, और तुमको देखो एकदम खड़े हो स्ट्रेट, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। तो बांस को लेकर के ना वो इस तरह की उपमा दिया करते थे। चलिए आगे देखेंगे, दूसरी जो है मतलब कि जो वनस्पति है वहाँ पे वर्षा वगैरह देखिए, तो 200 से 250 सेंटीमीटर तक की जहाँ वर्षा होती है वार्षिक, वहाँ पे किस तरह की वनस्पतियाँ मिलती हैं, अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ मिलती हैं, जैसे शाइडर, होलक, कैल, ये मुख्य प्रजातियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा हो रही है तो कैसे मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, जैसे शीशम, चंदन, सागवान, टीक, साल, अर्जुन और सहतूत। ठीक है, मैंने अभी अर्जुन का पौधा नहीं देखा है, बाकी सब तो देखा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, 70 से 100 सेंटीमीटर की यदि हम बात करें, जहाँ पे ऐसी मतलब कि जहाँ पे वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पे किस तरह की वनस्पति मिलती है, शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पतियाँ। यहाँ पे आपको पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे, जैसे तेंदू के पत्ते से मेरे ख्याल से बीड़ी बनाई जाती है, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्षलवुड आदि। ठीक है, तो ये सब आपको शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पतियों में मिल जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला है अगर 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है वार्षिक, तो शुष्क कटीली वनस्पतियां मिलेंगी, जैसे और मतलब वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, तो नीम, खजूर, बबूल इत्यादि। ठीक है, यानी कि जो कांटे वाले होते हैं ना वो सब आपको मिल जाएंगे। आजकल तो बबूल सब खत्म हो गए हैं, अब तो सब बिलायती बबूल एकदम चारों तरफ हो गए हैं। हम लोगों के साइड पहले बहुत सारे देसी बबूल हुआ करते थे,
पर होता है ना कि आतंक जो मचाने वाली प्रजातियां होती हैं, आतंकी प्रजातियां, तो जो बिलायती बबूल है ना वो आतंकी प्रजाति ही है। वो जहाँ पे आई उसने वहाँ की देसी जो प्रजाति थी उसको समाप्त कर दी। अब हम लोगों के यहाँ केवल और केवल बिलायती बबूल ही हैं। गाँव में जो देसी बबूल हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब औषधियों के रूप में यूज़ आते थे, अब वो आपको खोजे खोजे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए 40 से 60 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो रही तो वहाँ आपको सवाना वनस्पति मिलेगी। तो यहाँ पे आपको छोटे वृक्ष या घास जैसे जो पौधे हैं, कुश वगैरह, वो मिल जाएंगे। 50 सेंटीमीटर से भी कम अगर मतलब की बारिश हो रही है तो मरुस्थलीय वनस्पति मिलेंगे, जैसे आकाशिया, नागफनी इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे विभिन्न फसलें व उन पर लगने वाले रोग। तो चलिए पहला जो है वो है गेहूं, तभी तो गेहूं का सीजन नहीं है। इस पे जो लगने वाले रोग हैं वो कौन से हैं? अनावृत कंडुआ, ठीक है, तो लूज स्मट इसको कहते हैं। सेहुआ जो रोग है वो भी इसी पे लग जाता है, रसर यानी रस्ट, और गेरुई या रतुआ रोग। ठीक है, तो ये सब इसमें लग जाते हैं। हम तो केवल यही कंडुआ जानते थे, ठीक है, और वो भी सरसों में जानते थे कंडुआ रोग। चलिए आगे देखिए, धान, तो धान में खैरा रोग लग जाता है, इसको तो मैंने देखा हुआ है, जस्ते की कमी से पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, और सीथ झुलसा, ये भी रोग जो है वो धान में हो जाता है। ठीक है, मक्के की बात करें तो मक्के में आप देखें तो तुलिशिता रोग जो है वो लग जाता है, और पत्तियों पर झुलसा रोग लग जाता है मक्के में। मूंगफली में टिक्का रोग कई बार पूछा गया है, और ड्राई रूट रोग जो है मतलब कि ये भी मूंगफली में लगने वाला रोग है। सोयाबीन में देखें तो पीला चित्रवर्ण रोग जो है वो लग जाता है, येलो मोजाइक मतलब वायरस। ठीक है, अब देखिए सोयाबीन में कह रहे हैं कि पीला चित्रवर्ण रोग लगता है, इसका मतलब है कि इसकी खेती होती होगी। पता नहीं कौन आके मुझे बता रहा था कि जो सोयाबीन है ना वो उससे बनता है, जो हमारे मतलब कि सरसों या तिल होते हैं, उनकी जब आप पेराई कराइए तो उससे तेल निकलता है। तो जब आप पेराई कराएंगे तो तेल निकलेगा, तो उसमें खली निकलती है। बता रहे थे लोग कि इस खली से इसका निर्माण होता है। आप लोग मुझे ज़रा बताइए तो किससे बनता है? क्या इसका पेड़ होता है या इसको इस तरह से बनाया जाता है? मुझे दरअसल इसकी नॉलेज नहीं है अभी। आप लोग बताइएगा ज़रूर अगर आपको पता हो तो, वरना मेरे मन में आया तो मैं तो देख ही लूँगी किससे बनता है। चलिए आगे देखेंगे, बाजरा। तो जो बाजरा है उसमें अर्गट रोग लगता है, हरित बाली रोग लग जाता है। तो ये सब तो मैंने देखा हुआ है, मेरे यहाँ ये सब बोया जाता था कभी कभी। गन्ने में देखिए तो रेड डॉट रोग लग जाता है, सॉरी रेड रॉट रोग। तो आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा, गन्ना चूसते समय कभी कभी ना वैसे देखा तो लाल लाल सड़न टाइप का रोग लगा रहता है उसमें, और वो बेकार हो जाए, मतलब कि उतनी दूर वो बेकार हो जाता है। तो ये क्या है? तो वही है रेड रॉट रोग। ठीक है, ठीक है। ज्वार में भी देखिए कंडुआ रोग लग रहा है। चलिए आगे देखें, तो इस बार भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि विश्व में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम। तो ये तो पूछा जाने वाला टॉपिक है। सबसे पहले देखिए स्थानांतरित कृषि का क्षेत्र और स्थानीय नाम या उनके देश। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए रे, तो कौन सा रे? तो रे में देखिए वियतनाम में जो है इसको रे बोला जाता है। अगर तावी की बात करें तो मेडागास्कर में इसको तावी बोलते हैं। मसोले की अगर बात करें तो कांगो जायरे नदी की घाटी में इसको मशोले कहते हैं। जो फंग है ना भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में इसको फंग कहते हैं। लोगन देखिए पश्चिमी अफ्रीका में कहते हैं। कोमील की यदि बात करें तो मैक्सिको में इसको कोमील कहा जाता है। अगर मिल्पा की बात करें तो ये युकाटन मैक्सिको और ग्वाटेमाला में इसको मिल्पा कहते हैं। ठीक है, मैक्सिको ही याद रखिए, बहुत है। एकालिन की बात करें तो ग्वाडेलोप में इसको एकालिन कहा जाता है। और मिल्या की बात करें तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्या या मिल्पा कहते हैं। ठीक है, कोनु को देखिए वेनेजुएला में कहते हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। रोका तो ब्राजील में कहते हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चेतेमिनी कहाँ पे कहा जाता है? युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। ठीक है, कईगिन, तो कईगिन ये फिलीपींस में कहते हैं। तोंग जो है ना म्यांमार में कहते हैं। चेना श्रीलंका में कहते हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लदांग, तो ये आप देखें इंडोनेशिया और जावा में जो है लदांग कहा जाता है। ठीक है, तो लदांग जो है आपको इंडोनेशिया और जावा में मिलेगा। फिर देखिए तमराई, ये आपको थाईलैंड में मिल जाएगा। ठीक है, और हुमाह जो है ये जावा और इंडोनेशिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो हुमाह जो मतलब कि हुमाह जो है जो खेती है वो कहाँ पे कहलाती है? तो ये कहलाती है जावा और इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इस बार जो है लदांग पूछा गया था। ठीक है, और एक दो पूछे गए थे जो भी मुझे याद कम आ रहे। अब हम देखेंगे भारत में जो स्थानीय मतलब कि कृषि का स्थानीय नाम है उसको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
झूम आपको समझ आ रहा है कि झूम कहाँ कहते हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आदि में क्या कहते हैं, झूम कहते हैं। वेवर और डहियार कहाँ कहते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो मध्य प्रदेश वाला है वहाँ पे। दीपा की यदि बात करें तो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो। जरा और इरका कहाँ कहते हैं, तो ये दक्षिणी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग में। बत्रा की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। पोडू की बात करें तो आंध्रा और तेलंगाना में। कुमारी की बात करें तो केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में। कमन, विंगा और धावी की बात करें तो उड़ीसा, विशेषता जो जनजातीय क्षेत्र हैं जैसे कालाहांडी और मलकानगिरी आदि, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कृषि से संबंधित जो भारत में प्रमुख संस्थाएं हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले संस्था जो है वो कौन सी है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बहुत पूछी गई है, ठीक है, कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आपको मतलब मुंबई में मिलेगा। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड आपको हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये आपको कटक में मिल जाएगा, ठीक है। डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपको जयपुर में मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये तो अपने नई दिल्ली में है। मांस व पोल्ट्री जो बोर्ड है ये आपको दिल्ली में मिलेगा। फिर देखिए राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपको राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। आलू अनुसंधान संस्थान जो केंद्रीय है वो आपको शिमला में मिलेगा, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपको कासरगोड केरल में मिल जाएगा। फिर देखिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और सब्जी अनुसंधान संस्थान बहुत पूछा गया है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान आपको मैसूर में मिलेगा। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, तो ये आपको बीकानेर में मिल जाएगा। अब क्या है, अब है अपना वन अनुसंधान केंद्र, तो देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये आपको कहाँ मिलेगी, देहरादून उत्तराखंड में। फिर भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ये आपको बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड में। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास तो मतलब संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में। फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। फिर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पे है, तो ये तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। अगली जो है सूची वो क्या है, और हाँ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक वाइक कर दीजिए, बड़े परिश्रम के साथ ये चीज़ें मिलती हैं। कह रहे हैं कि कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सूची है वो, और आपको सबसे बड़ी बात पता है कि आपको मतलब कि सारे के सारे जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सब आपको एक जगह पे मिल जा रहे हैं। और एक ही वीडियो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वो रिवाइज हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट्स हैं वो भी रिवाइज हम करवा देंगे। तो अगर आपको एक जगह पर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें मिल रही हैं तो कद्र कीजिए उसकी, लाइक वाइक करिए, कुछ अच्छा सा कमेंट करिए हमारे लिए। चलिए आगे देखिए। तो कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सूची देखेंगे। पहला देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, ये आपको कहाँ मिलेगा, रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ है, बोगोर इंडोनेशिया में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे हम WMO कहते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखेंगे हम लोग भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के जो लौह अयस्क हैं वो पाए जाते हैं। तो कौन कौन से, अब देखिए मैग्नेटाइट, तो जो मैग्नेटाइट है वो काला या भूरा कलर का होता है और इसमें लोहे का अंश लगभग 72% होता है, यानी कि सबसे अच्छे क्वालिटी का जो हमारे यहाँ लोहा मिलता है वो है मैग्नेटाइट। फिर आता है हेमेटाइट, ठीक है, लगभग 60 से 70% जो है इसमें आपको लौह अयस्क मिल जाएगा और कलर होता है रेड। फिर आता है लिमोनाइट, पीले कलर का होता है, लगभग 40 से 60% तक आपको इसमें लोहा मिलेगा। और सीडेराइट जो है भूरा कलर का होता है, 40% तक इसमें अशुद्धियाँ या उससे भी अधिक जो है शामिल होती हैं, ठीक है। फिर देखिए मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं ये जो अब आ रही हैं कि भारत में लौह अयस्क के कौन कौन से क्षेत्र हैं, खूब पूछा जाता है। लोहा का हो गया, कोयला का हो गया, तांबा वगैरह का हो गया, तो देख लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा में देखिए आपको कौन कौन सी जगह पे लोह क्षेत्र मिलेंगे, तो गुरु महिषानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ और किरीबुरु, साथ में बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद और फिलोरा, फिर दैतरी, शुकिंदा और टुमका। अरे बाप रे, इतना महंगा महंगा नाम है। फिर देखिए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में आपको डल्ली राजहरा मिल जाएगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो इस वजह से याद रखिएगा कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, और दूसरे किस वजह से
छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। डल्ले राजहरा बहुत पूछा गया है। बैलाडीला, आरी डोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर। फिर और देखिए झारखंड का नोआ मुंडी है, गुआ है, पलामू और सिंदूरपुर, कई बार पूछा गया है। नोआ मुंडी भी पूछा जा चुका है। तो लौह अयस्क से संबंधित है, झारखंड का है। कर्नाटक का देखिए बेल्लारी, विजयनगर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, तुमकुर, बीजापुर और संदूर, ये सभी लौह अयस्क क्षेत्र हैं कर्नाटक के। महाराष्ट्र का रत्नागिरी और चंद्रपुर है। नीलगिरी में आप देखिए तमिलनाडु का है नीलगिरी और सेलम। और फिर आता है आंध्र प्रदेश, वारंगर, कुर्नूल, जगैयापेटा, रमल्ला कोटा, कितना महंगा महंगा नाम रखा हुआ है, बेलदुर्थी, ठीक है। फिर आप देखिए बेयाराम, अनंतपुर और नेल्लोर पूछा गया है। गुजरात की यदि हम बात करें तो भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा और खंडेश्वर। और हाँ, मैंने ना जो भी प्रीवियस ईयर में इंडियन पॉलिटी से इंडियन ज्योग्राफी से MCQ पूछे गए हैं RO में, वो सबका एक ही वीडियो में दिया हुआ है। लगभग 6-7 घंटे की वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा स्थान है? उदयपुर, थूर, हुंडेर, नाथरा की पाल, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ जो लौह अयस्क क्षेत्र थे वो हमने देखे। अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे भारत में जो तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड में देखिए घाटशिला, शुरदा, पूर्वी सिंहभूम जिला में है ये, और सोनामाखी, मोशाबनी, राजदाह, पलामू, संथाल परगना, ठीक है। राजस्थान का अलवर, झुंझुनू, खितड़ी, तो खितड़ी बहुत पूछा गया है। उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर। फिर सिक्किम का देखिए भोटांग, रोहतक, डिक्यू, गिसनी, सिरबोंग और जुगुडूम। फिर आप देखिए आंध्र प्रदेश का गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर और अनंतपुर। मध्य प्रदेश का मलाच खंड क्षेत्र, बालाघाट जिला, बैतूल, ठीक है जिला। और ये मलाच खंड कई बार पूछा गया है, किसके लिए फेमस है? तो मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन के लिए। चलिए आगे देखिए, जो हमारे यहाँ प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है उनको देख लीजिए। तो उड़ीसा में देखिए एक तो सुंदरगढ़ है, दूसरा है कालाहांडी, गंजाम जिला, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझार, संबलपुर और फूलबांस, ठीक है। महाराष्ट्र में देखें नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास और निमाड़। फिर कर्नाटक में देखें बेल्लारी, विजयनगर, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और शिमोगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो है आंध्र प्रदेश का है विजयनगरम, विशाखापत्तनम, तेलंगाना का आदिलाबाद, और झारखंड का देखिए पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद। गुजरात का है पंचमहल, वडोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा। राजस्थान का है बांसवाड़ा, ठीक है। तो देखेंगे प्रमुख जो हमारे यहाँ बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं वो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा में देखिए कालाहांडी, कोरापुट और बालंगीर। गुजरात में देखिए भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी और जामनगर। झारखंड में देखिए रांची, पलामू, दुमका और लोहरदगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र में देखिए तो कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा, कोलाबा और पुणे, ठीक है। अगला देखिए छत्तीसगढ़, सुरगुजा, तो सुरगुजा बहुत बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का है। और रायपुर, बिलासपुर, राजदंतगांव और दुर्ग। तमिलनाडु में देखिए नीलगिरी पहाड़ी, मदुरै और सेलम। मध्य प्रदेश का शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी, ठीक है। फिर देखिए कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदन की पहाड़ी, बेलगांव या बेलगावी क्षेत्र। अगला जो है वो है अपना प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापत्तनम, अनंतपुर, खम्मम और गुंटूर जो है ना, ये प्रमुख कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं? अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान में देखिए जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर हैं। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ठीक है। बिहार में देखिए गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका, ठीक। फिर देखिए भारत में जो प्रमुख खनिजों के संचित भंडार हैं उनके आधार पर राज्यवार जो लिस्ट आई है वो, ठीक है। तो जो इसमें दिया गया है उसको देख लीजिए। अगर आपके पास और कोई एकदम नवीनतम हो तो उसको अपना फिर थोड़ा सा रिन्यू कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे खनिज दिया है, उसके बाद प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पे कौन सा स्टेट है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में आपको जो प्रथम पे है वो तो उड़ीसा है, दूसरे पे है छत्तीसगढ़, तीसरे पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं। फिर देखिए कोयला में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक। तो कोयला वाला तो जरूर याद कर लीजिएगा, कोयला वाला बहुत पूछते हैं। तो कोयला में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है जी। अब देखिए होता क्या है ना, हमसे ना कभी कभी स्टेटमेंट में चीज़ें बन जाती हैं, और आपने अगर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस किया तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे इसी बार देखिए हमसे पूछा हुआ था
स्टेटमेंट में ही कि जो हमारा भारत देश है ना वो कोयला उत्पादन में मतलब अग्रणी है, ठीक है। और भारत के भीतर उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपने इसको नहीं समझा है अच्छे से तो आपको लगेगा अरे इतना टफ क्वेश्चन क्यों पूछा है, जबकि आपने इसको यहाँ पे क्रम में देखा है उसके बाद भी, ठीक है। तो कोयला के मतलब कि हम लोग जो प्रमुख संचित खनिज भंडार है ना उसकी बात देख रहे हैं। तो कोयला में देखिए उड़ीसा जो है वो अग्रणी है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। जिंक की अगर बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ताम्र अयस्क की बात करें तो ताम्र अयस्क में भी राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश है। हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो अपने यहाँ तो हीरा में केवल और केवल मध्य प्रदेश है, ये है। स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण में कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। लेड यानी सीसा की बात करें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। अभी राजस्थान की चांदी कहाँ गया, तो राजस्थान अपना चांदी में भी एकदम नंबर 1 पे है। फिर देखिए लौह अयस्क स्पेशली हेमेटाइट तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो लौह अयस्क हेमेटाइट जरूर देख के रखिए, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सेम है, देखिए कोयला जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और लोहा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और इन दोनों का ही क्रम एक ही जैसे है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। चलिए रॉक फॉस्फेट की यदि बात करें तो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्रोमाइट उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड। ग्रेफाइट में देखिए अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। ग्रेफाइट से जो है क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर कच्चे इस्पात की बात करें तो कच्चे इस्पात में आप देखिए उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। मैग्नीज अयस्क में देखिए उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। चांदी देखिए आ गई राजस्थान की चांदी, फिर झारखंड और कर्नाटक दूसरे नंबर पे हैं, फिर देखिए आंध्र प्रदेश। फेल्सफार की यदि बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, तेलंगाना दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे पे है। फिर देखिए डोलोमाइट में मध्य प्रदेश टॉप पे है, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है छत्तीसगढ़। फिर आता है कच्चा तेल, इसमें असम नंबर 1 पे है, गुजरात है सेकंड पोजीशन पे, राजस्थान है तीसरे नंबर पे। यदि नेचुरल गैस की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, देन असम, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम प्रमुख खनिज जो संस्थान है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ये आपको नई दिल्ली मिलेगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान आपको धनबाद में मिलेगा। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये आपको कोलकाता में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए शैलों या चट्टानों का रूपांतरण, तो मौलिक या अवसादी शैल और इधर देखिए कायांतरित शैल, ये भी क्वेश्चन बनता है। जैसे जो बलुआ पत्थर है ना ये मौलिक या अवसादी शैल है, ये जो है इसका कायांतरण किस में होता है, क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर की बात करें तो संगमरमर में चेंज हो जाता है। सेल की बात करें तो स्लेट में बदलता है और स्लेट जो है ये फाइलाइट में चेंज होता है। और कोयला को देखिए ये रूपांतरित या कायांतरित होकर के हीरा बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें तो हमारा जो मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी में जो भी इनके द्वारा रिवीजन के लिए दी गई थी सीरीज़ वो समाप्त होती है, ठीक है। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में इन्होंने जो भी पॉइंट्स दिए हुए थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा इस सीरीज़ में वो आएगा अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर की जाएंगी, ठीक है। तो ये सब हाँ ठीक है, ये हो गया है। ये जो अन्य चीज़ें हैं ये सब दरअसल विश्व वाले में ही आएगा। तो फिर बस करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। हमने इंडियन ज्योग्राफी में जो भी रिवीजन सीरीज में दिया गया था घटना चक्र के द्वारा वो सब का सब कंप्लीट कर लिया है। आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कर सकते हैं। और हिंदी वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर देखें। हाँ, हम आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि किताबें जो है ना यद्यपि चीज़ें ज़्यादातर सही ही लिखी होती पर प्रिंट है हो सकता है कुछ गलत हो। तो अगर आपको कोई भी ऐसा ऑथेंटिक सोर्स पता है जिससे लगता है कि ये चीज़ें कुछ रॉन्ग हो सकती हैं तो आप मुझे बहुत ही सभ्य लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे रीचेक करके दोबारा से फिर अगली वीडियो में सही करा दूँगी। और तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।